नमस्कार। विद्या संसार में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे के लिए और वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समुदाय की जिसके लिए दीपावली यानी रोशनी, खुशी और जश्न का जो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, वो दरअसल गहरे शोक का दिन है। सुनना थोड़ा अजीब लगता है। है ना? मतलब लेकिन आज हम इन नोट्स की गहराई में उतरकर उस 8.6% भारत को समझने वाले हैं जिसे अक्सर मुख्यधारा का इतिहास कहीं ना कहीं अनदेखा कर देता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनजातियों की। बिल्कुल। और ये जो दीपावली वाला तथ्य आपने बताया ना, ये हमेशा लोगों को चौंका देता है। आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री और नोट्स हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ सतह को छूना नहीं है। हाँ। हम ये डिकोड करेंगे कि भारतीय संविधान असल में जनजाति किसे मानता है। 2011 की जनगणना के वो कौन से छिपे हुए आंकड़े हैं जो परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी हैं, और इन समुदायों की वो अनूठी सांस्कृतिक प्रथाएं क्या हैं जो हमारी आम समझ को पूरी तरह पलट कर रख देती हैं। सही बात है। और सबसे अहम बात, मानव प्रजातियों का भारत में आगमन आखिर हुआ कैसे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो किसी भी छात्र के दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि मतलब आखिर जनजाति किसे माना जाता है। क्या कोई भी समूह उठकर कह सकता है कि हम जनजाति हैं, या कागजों पर इसकी कोई ठोस कानूनी पहचान है? ये एक बहुत ही तकनीकी और महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब कोई भी समूह सिर्फ दावा करके जनजाति नहीं बन सकता। अच्छा। अगर हम भारतीय संविधान को खंगालें तो अनुच्छेद 366 के खंड 25 में, आर्टिकल 366। हाँ बिल्कुल, उसमें इसका बहुत स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक जनजातीय या जनजातीय समुदाय का मतलब सिर्फ उन समूहों से है जिन्हें संविधान के ही एक अन्य अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित किया गया है। ओहो, अनुसूचित यानी शेड्यूल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई मनमानी पहचान नहीं है। एकदम नहीं। ये एक पूरी प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया है। मतलब राष्ट्रपति एक बाकायदा सूची या शेड्यूल जारी करते हैं, और जो उस सूची में हैं वही कानूनी रूप से अनुसूचित जनजाति हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। ये एक तरह की संवैधानिक मोहर है। अब अगर हम इनकी आबादी के आकार की बात करें तो 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हमारे नोट्स में हैं, वो बताते हैं कि जनजातीय जनसंख्या पूरे भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 8.6%? मतलब सुनने में शायद ये नंबर बहुत बड़ा ना लगे। हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम भारत की 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी के संदर्भ में देखें तो ये करोड़ों लोगों की बात हो रही है। मतलब ये कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और इन आंकड़ों में जो भौगोलिक वितरण है ना, वो और परीक्षाओं के नजरिए से और भी ज्यादा दिलचस्प है। वो कैसे? क्योंकि अगर हम सिर्फ जनसंख्या की बात करें, यानी लोगों की कुल संख्या की, हाँ। तो मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे आगे है। अच्छा, एब्सोल्यूट नंबर्स में? हाँ, वहाँ 1,53,16,784 जनजातीय लोग रहते हैं। बाप रे, 1.5 करोड़ से ज्यादा? बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम प्रतिशत के चश्मे से देखते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम नंबर 1 है। ओहो। वहाँ की कुल आबादी का 94.4% हिस्सा जनजातीय है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं ताकि ये जो मतलब हमेशा के लिए याद हो जाए। मान लीजिए मेरे पास 2 बाल्टियां हैं। मध्य प्रदेश एक बहुत ही विशाल पानी का टैंक है। इस टैंक में पानी की मात्रा यानी कुल आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन ये टैंक पूरा भरा हुआ नहीं है। हाँ, सही है। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम एक छोटी सी बाल्टी है। इसमें पानी की कुल मात्रा तो कम है, लेकिन ये बाल्टी 94.4% तक मतलब लबालब भरी हुई है। हाँ, एग्जैक्टली। यानी राज्य छोटा है, लेकिन उसका लगभग हर एक नागरिक जनजातीय समुदाय से आता है। ये तुलना इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। विशाल टैंक बनाम लबालब भरी छोटी बाल्टी। अब इतनी बड़ी और विविध आबादी के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव हुए हैं। होने भी चाहिए। हमारे स्रोत बताते हैं कि साल 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ था, 89th अमेंडमेंट। हाँ, और इसी संशोधन के जरिए
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 338 का के तहत आता है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, अनुच्छेद 338 का। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस आयोग को एक अलग पहचान इसलिए दी गई ताकि जनजातियों के विशिष्ट मुद्दों पर गहराई से काम हो सके। बिल्कुल सही। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो यूएस ढेबर थे। यूएस ढेबर एकदम सही नाम है। और जब हम जनजातीय कल्याण की बात करते हैं ना, तो इतिहास में एक और बड़ा नाम दर्ज है, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा। हाँ, नोट्स के अनुसार ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। क्या बात है, आदिवासियों के मसीहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन इन समुदायों के उत्थान और उनके हकों की लड़ाई में लगा दिया। भारत सरकार के जनजातीय विकास विभाग के आंकड़ों को देखें तो हमारे देश में कुल 550 जनजातीय समुदाय मौजूद हैं। 550? ये आंकड़ा तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है ना? मतलब एक ही देश के अंदर 550 अलग-अलग दुनियाएं बसती हैं। उनके अपनी अलग भाषाएं, अलग रीति रिवाज, अलग जीवन शैली। यहाँ से वर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब हम इन 550 समुदायों की सांस्कृतिक गहराई में जाते हैं तो हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमारी मुख्यधारा की सोच को जड़ से हिला देती हैं। बिल्कुल। जैसे हमने शुरुआत में दीपावली का जिक्र किया था। हाँ, थारू जनजाति का वो उदाहरण हमारे नोट्स बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब एक तरफ पूरा देश दिए जला रहा है, राम के अयोध्या लौटने का जश्न मना रहा है, और दूसरी तरफ एक पूरा समुदाय उसी दिन शोक मना रहा है। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? ये पूरी तरह से ऐतिहासिक दृष्टिकोण और पूर्वजों के प्रति सम्मान का मामला है। मतलब मुख्यधारा का इतिहास हमेशा विजेताओं की कहानी कहता है। सही बात है। लेकिन कई जनजातीय समुदायों की अपनी मौखिक परंपराएं और लोक कथाएं हैं। उनके लिए इस समय का महत्व किसी ऐतिहासिक ट्रेजेडी या उनके अपने पूर्वजों को याद करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने से जुड़ा होता है। अच्छा। ये हमें सिखाता है कि इतिहास को देखने का सिर्फ एक ही चश्मा नहीं होता। ये सच में नजरिया बदलने वाली बात है। और ऐसी ही एक और प्रथा है जो हमारे सामाजिक ढांचे की समझ को चुनौती देती है। कौन सी? केरल की नायर जनजाति का परिवर्षक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड का कॉन्सेप्ट। आमतौर पर हम एक पितृसत्तात्मक समाज देखते हैं जहां शादी के बाद पत्नी पति के घर जाती है। लेकिन नायर जनजाति में ऐसा नहीं है। नहीं है। इस प्रथा के पीछे की व्यवस्था बहुत ही वैज्ञानिक और मातृसत्तात्मक है। मैट्रिलिनियल। हाँ, इस व्यवस्था में संपत्ति और घर का अधिकार महिलाओं के पास होता है। क्या बात है। मतलब शादी के बाद महिला को अपना घर, अपना परिवार छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि पति एक विजिटर या परिदर्शक की तरह पत्नी के घर आता है। वाओ। इससे समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और पारिवारिक जड़ें मजबूत रहती हैं। ये तो आधुनिक नारीवाद से भी कई कदम आगे की सोच लगती है। अच्छा, परीक्षाओं के नजरिए से एक बहुत ही मशहूर जनजाति है टोडा। हाँ, टोडा, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है। बिल्कुल। टोडा जनजाति नीलगिरी की मूल निवासी है और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विशुद्ध रूप से पशुपालक हैं। अच्छा। और वो भी विशेषकर भैंस पालने वाले। उनका धर्म, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी दिनचर्या, मतलब सब कुछ इन भैंसों के इर्द गिर्द बुनी गई है। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए एक शानदार मेमोरी हुक हो सकता है नीलगिरी के नीले पहाड़ और वहां की टोडा जनजाति की बड़ी भैंसें। मतलब टोडा यानी भैंस पालन। एकदम सही। त्योहारों की बात करें तो नागा जनजाति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हमारे स्रोत में दर्ज है, मिथुन त्योहार। हाँ, और इन त्योहारों को, इन धार्मिक मान्यताओं को चलाने के लिए हर समाज को नेतृत्व की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। हमारे नोट्स में एक बहुत ही बेहतरीन वर्गीकरण दिया गया है कि अलग अलग जनजातियों में धार्मिक नेताओं या पुजारियों को क्या कहा जाता है। हाँ, मैंने देखा। अगर संथालियों के बीच जाएं तो वो अपने धार्मिक नेता को नायक कहते हैं। सही। वहीं हो, उराओं और मुंडा जनजातियों में ये धार्मिक पुरुष पहान कहलाता है। और मध्य भारत में जो गोंड जनजाति है वो अपने धार्मिक नेता को बैगा कहती है। जबकि केरल की कनिकर और युराली जनजाति के लोग उन्हें प्लाथी कहकर बुलाते हैं। मतलब
नायक, पाहन, बैगा, प्लाथी, ये नाम ही अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात सोचकर बड़ा अचरज होता है, हजारों सालों से बिना किसी मॉडर्न स्कूल या मतलब इंटरनेट के इन्होंने ये सारी परंपराएं, ये सारे त्योहार अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाए? इसका जवाब है उनकी अपनी स्वदेशी शिक्षा प्रणाली। अच्छा। जनजातियों के अंदर एक बहुत ही सुगठित शैक्षणिक संस्था पाई जाती है जिसे युवा गृह कहा जाता है। युवा गृह, ये मुझे आज के ज़माने के बोर्डिंग स्कूल या यूनिवर्सिटी के किसी फ्रेटर्निटी क्लब जैसा लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही कह सकते हैं। जहाँ युवा लड़के लड़कियां अपने घरों से निकलकर एक साथ रहते हैं। मतलब वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि शिकार करना, खेती करना, समाज के नियम और अपनी संस्कृति के गीत और नृत्य सीखते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या बात है। युवा गृह सिर्फ साक्षर बनाने की जगह नहीं थी, बल्कि ये समाजीकरण की एक पूरी वर्कशॉप थी। मतलब ये साबित करता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के आने से बहुत पहले इन समुदायों ने अपने युवाओं को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का ढांचा खड़ा कर लिया था। अब यहाँ से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। हाँ। हमने इनकी अनोखी संस्कृतियां देख ली, इनका संविधान में स्थान देख लिया। हाँ। लेकिन ये 550 अलग अलग समुदाय जो एक दूसरे से इतने अलग हैं, ये भारत में आए कहाँ से? इनका मूल क्या है? इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को बहुत पीछे पलटना होगा। मतलब हमारे स्रोत जीवन की उत्पत्ति से शुरू करते हैं। अच्छा। विज्ञान कहता है कि जीवन की सबसे पहली शुरुआत आदि सागर में हुई थी, ओशन में। हाँ, और उस कालखंड को आर्क्यूजोइक ईरा कहा जाता है। ये तो मतलब जीव विज्ञान का आधार हो गया। लेकिन इंसानों की यानी मानव प्रजातियों की भारत में एंट्री कैसे हुई? भारत में मानव प्रवास कई चरणों में हुआ। स्रोत के अनुसार भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रिटो था। निग्रिटो? हाँ, ये शारीरिक बनावट में अफ्रीकी मूल के लोगों के करीब माने जाते हैं। और जो प्रजाति सबसे अंत में भारत आई वो थी नार्डिक प्रजाति। एक सेकंड रुकिए, अगर निग्रिटो सबसे पहले आए और नार्डिक सबसे बाद में आए, तो एक बड़ा ऐतिहासिक सवाल उठता है, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसने किया? बहुत सही सवाल है। क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भारत की सबसे प्राचीन और उन्नत शहरी सभ्यता थे। वो शहर किसने बसाए थे? ये सच में एक शानदार सवाल है और प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बहुत ही पसंदीदा विषय भी। हाँ। हमारे नोट्स बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और भूमध्य सागरीय प्रजाति ने की थी। भूमध्य सागरीय मतलब मेडिटेरेनियन? बिल्कुल। ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाली जानकारी है। बिल्कुल। यानी जो लोग भूमध्य सागर के इलाकों से प्रवास करके आए थे और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह थे, उन्होंने मिलकर उन बेहतरीन पक्की ईंटों वाले शहरों की नींव रखी थी। जी। तो आज की जो आदिवासी जनजातियां हैं, वो मुख्य रूप से किन प्रजातियों से ताल्लुक रखती हैं? आज की जो आदिवासी जनजातियां हैं उनमें मुख्य रूप से 3 प्रजातियों का मिश्रण देखा जाता है। कौन कौन सी? निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मंगोलॉइड। और क्या हम इन प्रजातियों को आज के भारत के नक्शे पर ट्रेस कर सकते हैं? आसानी से। जो निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं जो सबसे पहले आए थे, वे आज मुख्य रूप से हमारे सुदूर हिस्सों में सिमट गए हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में। और मंगोलॉइड के बारे में हमारे पास एक बहुत बड़ा तथ्य है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। हाँ। हमारे नोट्स कहते हैं कि मंगोलॉइड लोग मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के मूल निवासी हैं। सही है। भारत में अगर देखें तो असम और हिमालयी क्षेत्र जैसे लेह और लद्दाख, वहां आपको मंगोलॉइड शारीरिक बनावट वाले लोग मिलेंगे। लेकिन नोट्स में एक लाइन है कि यही मंगोलॉइड प्रजाति अमेरिका के भी मूल निवासी थे, मतलब नेटिव अमेरिकन्स। ये कैसे संभव है? लेह लद्दाख के पहाड़ और सीधा अमेरिका। ये मानव इतिहास का सबसे रोमांचक सफर है। इसे ऐसे समझिए। हाँ, बताइए। हजारों साल पहले जब हिमयुग चल रहा था, यानी आइस एज, तो समुद्र का पानी बर्फ में तब्दील हो गया था और रूस यानी साइबेरिया और अमेरिका के अलास्का के बीच एक बर्फीला रास्ता उभर रहा था। अच्छा। जिसे बेरिंग लैंड ब्रिज कहते हैं। ओह, बेरिंग स्ट्रेट वाला एरिया। बिल्कुल। इसी मंगोलॉइड प्रजाति के कुछ घुमंतु कबीले एशिया से चलते चलते उस बर्फीले पुल को पार करके अमेरिका पहुंच गए। क्या बात है। और जब बर्फ पिघली तो वो हमेशा के लिए वहीं रह गए। इसीलिए
आज के लेह लद्दाख या असम के निवासियों और अमेरिका के मूल निवासियों के बीच एक गहरा ऐतिहासिक और आनुवांशिक संबंध है। जेनेटिक संबंध, ये सच में मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला आहा मोमेंट है। हजारों मील दूर बैठे दो अलग अलग महाद्वीपों के लोगों की जड़ें एक ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी प्रजातियां कहाँ बसी? जो नार्डिक प्रजाति थी, जो सबसे अंत में आई, वो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में बस गई। एक प्राच्य या ओरिएंटल समूह था जो सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैल गया। अच्छा। और जो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी जिन्होंने हड़प्पा बनाया था, हाँ। ऐसा माना जाता है कि आज उत्तर भारत की उच्च जातियों के रूप में जो समूह है वे उन्हीं के वंशज हैं। So what does this all mean? तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत का नक्शा एक बहुत बड़े कैनवस की तरह है जिस पर हजारों सालों से अलग अलग प्रजातियों ने अपने रंग भरे हैं। एकदम सही बात है। अब इस ऐतिहासिक टाइमलाइन को समझने के बाद आइए परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर चलते हैं, भूगोल। आज के आधुनिक भारत में कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है? शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी तथ्य से करते हैं। गोंड भारत की सर्वाधिक बड़ी और सर्वाधिक आद्य यानी प्रिमिटिव जनजाति मानी जाती है। सबसे बड़ी गोंड है? हाँ। अब अगर हम क्षेत्रों के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले द्वीप समूहों को लेते हैं। अंडमान निकोबार में आपको कुछ सबसे प्राचीन और अलग थलग रहने वाली जनजातियां मिलेंगी। जैसे ओंगे, जारवा, सेंटिलीज। सेंटिलीज तो वैसे भी बहुत चर्चा में रहते हैं। हाँ, क्योंकि वे आज भी बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते। बिल्कुल। और अंडमानी और निकोबारी भी वही हैं। और नोट्स में निकोबार के एक विशेष जनजाति का नाम भी है शोम्पेन। जी, शोम्पेन। और लक्षद्वीप में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है वासी। वासी, ठीक है। अब अगर हम उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ चलें तो वहाँ पहाड़ों पर मौसम ठंडा है, इसलिए वहाँ की जनजातियों का मुख्य काम पशुपालन होगा। बिल्कुल सही लॉजिक है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको बकरवाल, गद्दी और गुज्जर जनजातियां मिलेंगी। हाँ। जो मुख्य रूप से पशुपालक हैं। हिमाचल में कनोरा और लाहौली भी हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ थारू, जिनके दीपावली शोक की हमने बात की थी। हाँ। गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में भोटिया और जौनसर बाबर क्षेत्र में खास जनजाति निवास करती है। अब यहाँ से मैं एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न पकड़ पा रहा हूँ। कैसा पैटर्न? अगर हम पश्चिम और मध्य भारत को देखें तो राजस्थान में भील, बंजारा, मीना और गरासिया हैं। गुजरात में भील, बंजारा, कोली और पटेलिया हैं। मध्य प्रदेश में भी भील, बंजारा, गोंड, खोल और मुंडा हैं। जी। और महाराष्ट्र में कोली और गोंड हैं। क्या आप इस लिस्ट में कुछ नोटिस कर ली हैं? हाँ, बिल्कुल। भील, बंजारा और गोंड जैसी जनजातियां किसी एक राज्य में सीमित नहीं हैं। वो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैली हुई हैं। ये एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। मतलब इससे ये बात साबित होती है कि आज हम नक्शे पर जो राज्यों की सीमाएं देखते हैं ना, हाँ। कि यहाँ से राजस्थान खत्म, यहाँ से मध्य प्रदेश शुरू, ये सीमाएं तो महज कुछ दशक पुरानी हैं। सही बात है। लेकिन इन जनजातियों का विस्तार, उनके जंगल, उनके इलाके, ये राजनीतिक सीमाओं से हजारों साल पुराने हैं। आप आधुनिक राजनीतिक सीमाओं से एक प्राचीन संस्कृति को नहीं बांध सकते। एकदम सही। और यही पैटर्न पूर्वी भारत में भी दिखता है। कैसे? देखिए, झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, बिरहोर और असुर जनजातियां हैं। और ठीक बगल में उड़ीसा में भी जुआंग, खरिया, भुइयां, संथाल, हो, कोल, ओरांव और गोंड मिल जाएंगे। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज, संथाल हैं। और दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाके में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। लेप्चा। पूर्वोत्तर भारत तो वैसे भी जनजातीय संस्कृति का सबसे समृद्ध केंद्र है। वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ की विविधता बहुत विशाल है। सिक्किम में लेप्चा बहुत मशहूर है। असम में राभा, दिमारा, कुचारी, बोडो और मिकिर हैं। और मेघालय में? मेघालय की जनजातियां तो पहाड़ों के नाम से ही जानी जाती हैं। गारो, खासी और जयंतियां। हाँ, ये तो भूगोल में भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। नागालैंड में नागा और अंगामी हैं। मिजोरम में मिजो, चकमा और कुकी हैं। मणिपुर में कुकी, मेटी और नागा हैं। त्रिपुरा में रियांग,
जिन्हें त्रिपुरी भी कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में दबला, मिश्मी और अपातनी जैसी जनजातियां निवास करती हैं। दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो आंध्र प्रदेश में चेंचूज, कौडस, सवारा और गोंड हैं। जी, तमिलनाडु में बड़गा और कोटा हैं, और केरल में कादर, उराली, इरुला और पन्यान जैसी जनजातियां हैं। इस पूरे भौगोलिक भ्रमण से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है। क्या? कि हिमालय की चोटियों से लेकर अंडमान के जंगलों तक और गुजरात के रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल की घाटियों तक शायद ही भारत का कोई ऐसा कोना हो जहां जनजातीय आबादी ने अपना सांस्कृतिक योगदान न दिया हो। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि जो विषय हमें किताबों में सिर्फ याद करने वाला डेटा लगता है, जैसे अनुच्छेद 342, 550 समुदाय या प्रतिशत के आंकड़े, वो असल में इंसानी वजूद और भारतीय सभ्यता का सबसे जीवंत दस्तावेज हैं। बिल्कुल। और अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी, बताइए। आज हम भले ही इन जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338 के तहत आधुनिक आयोग बनाते हैं या उनके विकास के लिए सरकारी योजनाएं चलाते हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई नया या बाहरी समूह नहीं है। सही बात है। ये वो लोग हैं जिनकी जड़ें भारत के सबसे पहले मानव समूह यानी नीग्रिटो से जुड़ी हैं। इनके पूर्वज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे